बच्चों प्रणाम। आप लोग आशा है कि स्वस्थ और मस्त अपने अपने घरों में होंगे। और ये भी मैं कोशिश आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करने की कर रहा हूँ, शायद आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। तो मैंने अभी तक सॉलिड केमिस्ट्री में आप लोगों से पिछले सेशन में बात की थी कि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। आज हम बात करेंगे मुख्य दो टॉपिक पर, संकुचन क्षमता और एकक कोशिका का घनत्व। तो पहली बात तो हमारे पास एक बात आ रही है कि संकुचन क्षमता। बच्चों में इसको थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा आपसे कि आप इसमें एक चार्ट मेरे साथ बनाएंगे। और मुझे लगता है कि पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि संकुचन क्षमता किसे कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो ये संकुचन क्षमता की परिभाषा अगर मैं चाहूं तो देख लीजिए, किसी भी क्रिस्टल इकाई सेल में, किसी भी इकाई में लिख लेता हूं, किसी भी इकाई सेल के कुल आयतन का वह भाग जिसमें कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कणों के द्वारा आवर्त होता है। ठीक हो गया। माना मैं एक बात कर रहा हूं, हमारे पास ये एक इकाई सेल है, ये हमारे पास इकाई सेल है। ये कह रहा है कि इस इकाई सेल का जो संपूर्ण आयतन है, उस आयतन में कितना आयतन अवयवी कणों ने घेरा है। तो जो आयतन अवयवी कणों ने घेरा होगा वो इस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी, संकुचन क्षमता। पूरा क्रिस्टल है, उसके अंदर कितनी पैकिंग, और पैकिंग भी हम अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो कितने अवयवी कणों के द्वारा जो है ये आच्छादित किया गया है, कितने अवयवी कणों के द्वारा जो आयतन है उसको आवर्त किया गया है। तो क्या कहलाती है, किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी इकाई सेल की क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसके लिए एक चार्ट मेरे साथ बनाएंगे सब लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों, मेरे साथ सब लोग देखिए, मैं कह रहा हूं हमारे पास इकाई सेल है, मेरे पास इकाई सेल। और इकाई सेल में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इकाई कोशिका में उपस्थित कण, इकाई कोशिका में उपस्थित कण। ठीक हो गया। संकुचन आवर्त प्रतिशत कि माना कितने अवयवी कणों के द्वारा ये संकुचन किया गया है। और एक और परमाणु त्रिज्या, और इसमें परमाणु त्रिज्या, इसको हम आर से दिखाते हैं। और अगला है समीपस्थ कण से दूरी, इनमें ये हमारे पास मुख्य रूप से संकुचन क्षमता के इतनी चीजें हमें इसमें मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, इकाई सेल होगी, इकाई कोशिका में उपस्थित कण, कितने कण होते देखो। अब इकाई कोशिकाएं कौन कौन सी, मुख्य रूप से 3 प्रकार की कही थी हमने। मैं अगर इसको शॉर्ट में लिख लूं, सिंपल क्यूबिक सेल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, साधारण घनीय कोशिका। दूसरा तो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरा है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एक बार फिर से इनको क्लियर समझ लो बच्चों। सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय कोशिका, इसको सरल, ये क्या है, सरल घनीय कोशिका है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या कहेंगे इसको हम शॉर्ट में, फलक केंद्रित। और तीसरा है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हमने क्या कहा था, क्या है ये,
अंतः केंद्रित क्यूबिक सेल। 3 प्रकार की सेल है हमारे पास, सिंपल, फेस और बॉडी सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, फेस क्यूबिक सेल और बॉडी क्यूबिक सेल। देखिए इन सेलों में देखिए हमको पता था इसमें अवयवी कणों की संख्या इसमें कितनी होती है, 1, इसमें कितनी होती है, 4, और इसमें कितनी होती है, 2 होती है। देखो संकुचन आवर्त जो घनीय सेल है इसमें अवयवी कण देखो कितने प्रकार, कितना आइटम 52.4% ही संकुचन होता है। मतलब जो अवयवी कण है वो उस इकाई सेल के अंदर कितने प्रतिशत संकुचित होते हैं, 52.4। और अन्य स्थान क्या होता है, रिक्त होता है, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। हम अभी अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि इनमें रिक्तियां भी बनती हैं। दूसरे प्रकार का जो फलक केंद्रित क्यूबिक सेल है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, इसमें जो है संकुचन प्रतिशत होता है इसका 68%। कितना होता है इसका, कितना होता है, 68%। और जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है या हम इसको कह सकते हैं अंतः केंद्रित, इसमें जो संकुचन क्षमता होती है 74% होती है। अब परमाणु त्रिज्या देखो, परमाणु त्रिज्या, यहां पर जो परमाणु त्रिज्या में क्या संबंध होता है, R = A/2 = होता है 0.5A। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो जो फेस सेंटर्ड सेल है इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम, R = √3A/4। इसको हम अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू निकलती है 0.433A। ठीक है। तीसरे प्रकार की जो हमारे पास DCC है, R बराबर ये होता है A/2√2 और जो वैल्यू होती है इसकी 0.3535A। ठीक है। तो देखो सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, परमाणु त्रिज्या का ये संबंध होता है। और मध्य की दूरी, तो देखो दूरी हमेशा, दूरी देख लो बच्चों, D = A। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसकी जो डी दूरी बराबर क्या होती है, A होती है। और जो हमारे पास FCC है, FCC में D = √3A/2 या इक्वल टू आ जाता है ये 0.866A। और तीसरे प्रकार की जो हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है R, इसमें जो इसके जो D होता है, D बराबर होता है इसमें A/√2 इक्वल टू इसकी जो वैल्यू निकलती है 0.707A। तो ये संबंध, ये हमारे पास देखिए, इसको हमें थोड़ा नोट करना पड़ेगा। देखो 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे पास, उपस्थित कण, संकुचन आवर्त, परमाणु त्रिज्या और समीपस्थ कण से दूरी। तो देखो इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक सेल या इसको घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1, संकुचन क्षमता एक बार फिर समझ लीजिए, जो किसी भी इकाई सेल का संपूर्ण आयतन है उस आयतन में अवयवी कणों के द्वारा आवट स्थान को हम क्या कहते हैं, संकुचन, उसकी क्या कहते हैं, संकुचन क्षमता कहते हैं। ठीक है। परमाणु त्रिज्या में क्या, घनीय जो सिंपल क्यूबिक सेल है उनमें क्या होता है, R = A/2, R = √3A/4 और BCC में R = A/2√2। तो इस ढंग से ये चार्ट समझ लेंगे सब लोग। कणों की संख्या हो गई, किसकी संकुचन क्षमता कितनी होती है, और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, और निकटस्थ कण से क्या संबंध होता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको शुरू कर रहा हूं, जो अधिकांशतः बोर्ड परीक्षा में एक आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है, और जो मुख्य है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। क्रिस्टल के घनत्व की गणना, क्रिस्टल के घनत्व की गणना, क्रिस्टल के घनत्व की गणना, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के घनत्व की गणना, या हम इसको एक रूप में और कह सकते हैं बच्चों कि एकक कोशिका
एकक कोष्टिका ऑब्लिक क्रिस्टल के घनत्व की गणना कैसे ज्ञात करेंगे हम। अब देखो मैं क्रिस्टल के देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल और क्रिस्टल, देखो जो माना, हम पहले माना, ठीक है ना, क्रिस्टल माना, पहली चीज देखो इसको मेरे साथ नोट करेंगे सब, इकाई सेल के किनारों की लंबाई, इकाई सेल के किनारों की लंबाई बराबर ए, कितनी है, ए है। इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर है जेड, माना, ठीक है ना। इकाई सेल के किनारों की लंबाई ए, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जेड, और इकाई सेल में उपस्थित परमाणु का भार, उपस्थित परमाणु का भार माना कैपिटल एम है, ठीक है बच्चों। और इसमें एक चीज आप लोग सभी जानते हैं, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या सभी लोग परिचित हैं। आवोगाद्रो संख्या जिसको हम किससे दिखाते हैं, Na से दिखाते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। क्लियर हो गया, कितनी चीज हो गई। माना, हमने माना इकाई सेल के किनारों की लंबाई a है, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या z है, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु का भार m है, और आवोगाद्रो संख्या n इतना है। अब हम कह रहे हैं घनाई, अब देखो इसमें हम सबसे पहले अगर निकालें घनीय इकाई कोष्टिका का आयतन, घनीय इकाई कोष्टिका का आयतन, तो देखो किसी भी घन का आयतन अगर हम निकालते हैं तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। तो देखो हमारे पास ये सब क्या है, a इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया, a क्यूब। देख लीजिए यहाँ पर समझ लो, हम इसकी ये देख लो क्या कहा, क्या है ये समझ लो एक बार। हम इस घन की इसका आयतन निकाल रहे हैं एकक कोष्टिका का, ठीक है ना, इसका निकाल। हमने कहा था इसकी लंबाई देखो ये ए और ए है, तो देखो घनीय इकाई कोष्टिका का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो हमें पता है घनत्व का सूत्र होता है, वैसे घनत्व का सूत्र जनरल होता है द्रव्यमान, घनत्व का सूत्र जनरली होता है द्रव्यमान बटे आयतन। पर यहां पर किसका द्रव्यमान होगा, इकाई कोष्टिका का, इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान, इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोष्टिका का आयतन बटे इकाई कोष्टिका का आयतन। ये फॉर्मूला है किसका, किसी भी घन का। लेकिन यहां पर हम किसका घन निकाल रहे हैं, इकाई कोष्टिका का घन निकाल रहे हैं। तो देखो घनत्व तो बराबर होगा इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोष्टिका का आयतन। अब मैं जरा इसको मिटा रहा हूं, इससे आगे हम बात करेंगे अभी। फिर इसमें तीन चीजें जरूर याद रखना, हमने एक ए, जेड, एम और एन ए, ये चार चीजें हमने बात की, इस पर हम और बात करेंगे। तो देखो अब है एक घनत्व तो बराबर हो गया इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोष्टिका का आयतन। अब हम सबसे पहले देखो इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान, इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान। तो इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर देखो क्या होगा, द्रव्यमान बता सकता है हम कोई कि द्रव्यमान कैसे निकालता है। तो इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान मैंने हो जाएगा
प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या गुणा गया एक परमाणु का भार, गुणा गया एक परमाणु का भार। एक ये देखो, ये इससे हम निकालेंगे किससे पहले, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे हम। तो देखो प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या ये हमने निकाली थी शुरू में, कितनी है देखो, हमने कहा था तीन चीजें याद रखना, ए जेड एम और एन ए, ये हमारे पास ये चीजें मैंने बात की थी। ए इसमें क्या है, हाँ लंबाई, कोर की लंबाई है, जेड इसमें परमाणु की संख्या है, एम परमाणु भार है और एन ए अवोगाद्रो संख्या। तो देखो इस मान को यहां पर रखने पर प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी है, जेड इंटू एक परमाणु का भार स्मॉल एम। अब देखो इस एक परमाणु का भार स्मॉल एम, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिली। अब हम इस स्मॉल देखो, एक परमाणु का भार कैसे निकालेंगे हम, देखिए एक परमाणु का भार कैसे निकालते, एक परमाणु का भार देखो, इकाई कोष्टिका, इकाई कोष्टिका में उपस्थित परमाणु भार, परमाणु का भार बटे अवोगाद्रो संख्या, बटे अवोगाद्रो संख्या, बटे एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु का भार बटे अवोगाद्रो संख्या। देखो स्मॉल m इक्वल टू परमाणु का भार कैपिटल M अपॉन अवोगाद्रो संख्या Na, ये समीकरण नंबर 2। तो देखो स्मॉल m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या हमारे पास जेड इंटू, अब देखो इसकी जगह हमने ये मान रखेंगे कैपिटल M अपॉन एन ए, इतना क्लियर हो गया। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहां पर अभी, यहां देखो अब हम बात कर, देखो हमने शुरू में कहा था कि क्या हो, देखो शुरू में हमने क्या कहा था कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, किसके द्रव्यमान की बात कर रहे थे हम, इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। तो देखो अब हमने देखो हमारे पास इकाई कोशिका का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान कितना आ गया हमारे पास, द्रव्यमान आ गया हमारे पास जेड इंटू कैपिटल M अपॉन एन ए, आ गया। और आयतन हमारे पास क्या आ गया था, ए क्यूब, ठीक है बच्चों, ए क्यूब आ गया था। तो अब हम एक देखो इस मान को इसमें रखने पर, तो देखो इकाई कोशिका का द्रव्यमान जेड इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एकक कोशिका का क्या निकाल सकते हैं हम इससे, देखो डी जेड इंटू एम अपॉन एकक कोशिका का घनत्व, क्या निकाल सकते हैं हम इससे, एकक कोशिका का घनत्व, जहां पर जेड बराबर क्या है, परमाणु, जेड बराबर क्या है, परमाणुओं की संख्या, एम क्या है इसका परमाणु का भार, ए क्या है एकक कोशिका के कोर की लंबाई या एकक कोशिका का आयतन, ए क्यू क्या है आयतन, और एन ए क्या है अवोगाद्रो संख्या। लेकिन अब इसमें एक बात थोड़ा मैं और तुमको क्लियर कर लूं, अगर ए का मान पीएम में दे रखा हो, ए का मान अगर किसमें दे रखा हो, पीएम में दे रखा हो, पार्ट्स मिलियन में दे रखा हो, तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो देखो कैसे बदलते हैं, ए इंटू 10⁻⁻12 मीटर या ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। जरा ये बात ये याद रखना, अगर ए किसमें दे रखा, पार्शियल पीएम में दे रखा है, और अगर ए हमको एमएम में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, तो देखो इसको हम कैसे बदलते हैं, ए इंटू 10⁻⁻19 मीटर इक्वल टू ए इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर समझ गए आप लोग। अगर ए पी एम में दे रखा है तो इस ढंग से बदलेंगे, और अगर ए एम एम में दे रखा है तो इस ढंग से बदलेंगे। अब देखिए, अब हमने निकाला है किसका 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 गलत तो निकाला है, एकक कोष्टिका का घनत्व। ठीक है, एकक कोष्टिका का घनत्व निकाला हमने, जेड इंटू एम अपॉन ए की घात ए क्यूब इंटू एन ए। इससे हम इन चीजों से देखिए हम क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो गया तो हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, अवोगाद्रो संख्या हमको पता होती है, परमाणुओं की संख्या हमको पता है, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, परमाणु भार निकाल सकते हैं, हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं, किस है ना। तो अगर हम अब बात करें यहीं पर, माना मैं तीनों प्रकार की कोष्टिकाओं की बात करूं तुमसे, क्या एकक कोष्टिका का घनत्व तो हमेशा किसके बराबर होता है, क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है, क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। तो अर्थात जितना इसका, तो अगर हम क्रिस्टल के घनत्व की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिस्टल का क्या निकाल सकते हैं हम इससे, क्रिस्टल का घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखो हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर देखो तीनों प्रकार की कोष्टिकाओं की बात करूं मैं, अगर यहां पर मैं अगर तीनों प्रकार की कोष्टिकाओं की बात करूं, देखो हमारे पास ये एक क्लियर आ गया है, क्रिस्टल ऑब्लिक एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व कितना निकला था हमारे पास, बताओ, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल है या सरल घनीय कोष्टिका है, सरल घनीय कोष्टिका है, सरल घनीय कोष्टिका है, तो इसके लिए जेड बराबर कितना होगा, अगर हमारे पास एफ सी सी है, ठीक है, एफ सी सी है, फलक केंद्रित कोष्टिका है, फलक केंद्रित कोष्टिका, फलक केंद्रित कोष्टिका के लिए जेड का मान कितना होगा। और तीसरे प्रकार का हमारे पास बॉडी सेंट्रल सेल, अंतः केंद्रित कोष्टिका, अंतः केंद्रित कोष्टिका जेड। तो देखो ये हमको ये मान, ये सारे मान हमको पता है। हम जब सरल घनीय कोष्टिका की बात करते हैं तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है। जब हम फलक केंद्रित कोष्टिका की बात करते हैं तो परमाणु की संख्या कितनी होती है, चार होती है। और जब हम अंतर केंद्रित कोष्टिका की बात करते हैं तो परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो। तो इस आधार पर हम जो है, अगर हमारे पास देखिए अवोगाद्रो संख्या पता हो और जेड पता हो, परमाणु भार और आयतन पता हो, तो हम घनत्व निकाल सकते हैं। और अगर हमको घनत्व जेड एम और एन ए पता हो तो हम ए क्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सारे डिजिट पता हो तो हम एम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर एक न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं और फिर मुझे आशा है कि हम सब लोग करेंगे। आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, एक बार फिर से जरा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। सब घनत्व एकक कोष्टिका या क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है कि एकक कोष्टिका या क्रिस्टल का घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर जेड इंटू एम, कैपिटल एम मतलब परमाणुओं की संख्या गुणा गया परमाणु भार बटे आयतन गुणा गया अवोगाद्रो संख्या। अब ठीक है बच्चों, आज यहीं पर मैं अपना लेसन पूरा करता हूं। इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल है, मैं नेक्स्ट अपने सेशन में इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल पर आपके बात करूंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर इससे एक आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद, आशा है कि आप सभी लोग ने ध्यान दिया होगा और अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बच्चों।